हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश दो दुनिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशन मतलब इन, एट, ऑन, फ्रॉम, बाय जैसे वर्ड्स। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि ये वर्ड्स कहाँ और कब यूज करते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि इन कहाँ यूज होता है, ऑन कहाँ, एट कब और फ्रॉम का यूज कैसे होता है। सब कुछ रियल डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। इसीलिए इंग्लिश में अगर आप प्रेपोजिशंस को लेकर कंफ्यूज रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन और एट के यूज की, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, पर और में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर इन लगाना है और कहाँ पर एट। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि जब में आ जाए तो इन लगा दो और पर आ जाए तो एट लगा दो, यानी कि इन का मतलब में होता है और एट का मतलब पर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमें समझना होगा कि कहाँ पर इन लगाया जाता है और कहाँ एट। देखिए, जब एक सेंटेंस में या पर आता है तो उसका मीनिंग तो सेम ही रहता है, जैसे कि नेहा उस क्लिनिक पर काम करती है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नेहा उस क्लिनिक में काम करती है। तो चाहे में लगाओ चाहे पर लगाओ, बात तो एक ही, सेंस तो एक ही निकल रहा है। यानी कि नेहा उस क्लिनिक में काम करती है या नेहा उस क्लिनिक पर काम करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इन लगाना है या एट? तो यही चीज हमको समझनी होगी। देखिए, जब किसी के अंदर का सेंस आता है, यानी कि किसी बंद आकृति के अंदर, एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि मैं घर में हूँ, ठीक है, मतलब मैं घर के अंदर हूँ, तो ये चार दीवारी से बंद है, यानी कि ये एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा एक बंद आकृति है, ठीक है। इसमें चार दीवारी है, तो आगे से हम अंदर जा सकते हैं और तीन जगह से पैक है, ठीक है। तो जब किसी बंद आकृति के अंदर का सेंस आ रहा है तो उस केस में हम इन लगाते हैं। जैसे कि नेहा उस क्लिनिक पर काम करती है, तो क्लिनिक पर काम करती है इसका मतलब क्लिनिक में काम करती है, मतलब क्लिनिक के अंदर ही काम करेगी, ठीक है। तो वो एक बंद आकृति, क्लिनिक भी एक बंद आकृति ही हुई, उसके अंदर वो काम करती है। तो जब ये के अंदर का सेंस आता है तो उस केस में जो में और पर आता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। और जब किसी लोकेशन की बात आती है, अगर मैं कहूँ कि नेहा उस क्लिनिक पर खड़ी है, ठीक है, तो जब उस क्लिनिक पर खड़ी है तो एज अ लोकेशन हम ये सेंटेंस समझ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि नेहा उस क्लिनिक पर खड़ी है, वहां से जाकर उसे ले आओ, ठीक है। तो मैंने एक लोकेशन बताई कि नेहा क्लिनिक पर खड़ी है या नेहा बस स्टैंड पर खड़ी है, तो एक लोकेशन मैं बता रही हूँ। तो जब लोकेशन की बात आती है तो उस केस में हम पर के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेहा उस क्लिनिक पर खड़ी है, नेहा इज स्टैंडिंग एट दैट क्लिनिक। एक बार फिर से एग्जांपल्स को रिव्यू कर लेते हैं। नेहा उस क्लिनिक पर काम करती है, यानी कि के अंदर वाला सेंस आ रहा है कि नेहा उस क्लिनिक में काम करती है, ठीक है, क्लिनिक के अंदर काम करती है। तो क्या लगाएंगे हम? इन। नेहा वर्क्स इन दैट क्लिनिक। नेहा उस क्लिनिक पर खड़ी है, तो अब वो क्लिनिक पर खड़ी है, क्लिनिक के अंदर नहीं, क्लिनिक पर खड़ी है, मतलब कि एक लोकेशन बताया है। वो साइड में भी खड़ी हो सकती है, पीछे भी खड़ी हो सकती है, आगे भी खड़ी हो सकती है, बस उस क्लिनिक पर खड़ी है, एक लोकेशन बताया है कि वहां से जाके नेहा को ले आओ। तो इस केस में जो पर आ रहा है उसके लिए हम एट लगाएंगे। नेहा इज स्टैंडिंग एट दैट क्लिनिक। इसी तरीके से ऑन और अपॉन का यूज भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे, आगे जाके सीखेंगे कि कहाँ पर ऑन का यूज होता है, कहाँ पे अपॉन का यूज होता है, क्या ये दोनों एक ही जगह यूज हो सकते हैं या कुछ डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये तो बात हो गई इन और एट के यूज की, लेकिन इन और एट और भी कई केसेस में यूज होते हैं, आइए जान लेते हैं। इन यानी कि मैं, पर या पे, इसे हम तीन केसेस में यूज करते हैं। विथ टाइम, समय के साथ, विथ प्लेसेस, जगह के साथ, इन और इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी वस्तु के
अंदर, किसी बंद आकृति के अंदर। तो पहला केस है विथ टाइम, समय के साथ, जैसे कि 5 साल में, इन 5 years, 5 दिन में, इन 5 days, 2027 में, इन 2027, 2026 में, इन 2026, गर्मियों में, इन समर्स, सर्दियों में, इन विंटर्स, फरवरी में, इन फरवरी, दिसंबर में, इन दिसंबर, सुबह में या सुबह को, इन द मॉर्निंग, दोपहर में या दोपहर को, इन द आफ्टरनून, शाम में या शाम को, इन द इवनिंग। इन सभी केसेस में इन के बाद द का यूज किया गया है। रात में या रात को, इन द नाइट या फिर एट नाइट। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं मार्च में पैदा हुई, आई वॉज बोर्न इन मार्च, वो 2026 में घर आएगी, शी विल कम होम इन 2026। प्रियांशी आधे घंटे में निकलेगी, प्रियांशी विल लीव इन हाफ एन आवर। अगला केस है विथ प्लेसेस, जगहों के साथ, जैसे कि भारत में, इन इंडिया, किसी शहर में, जैसे कि भोपाल में, इन भोपाल, होटल में, इन होटल, पार्क में, इन पार्क। एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस, जैसे कि घर में या घर पर, एट होम, बस स्टैंड में या बस स्टैंड पर, एट बस स्टैंड। ठीक है, तो छोटी जगहों के लिए हम एट का यूज़ करेंगे और बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मैं सीहोर में रहती हूँ, आई लिव इन सीहोर। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। वो दिल्ली में पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी इन दिल्ली। अगला केस है इन इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर, यानी कि किसी बंद आकृति के अंदर। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने कंप्यूटर में फोटो देखी, ही सॉ द पिक इन कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर एक बंद आकृति है, मतलब एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर फोटो देखी, तो इसीलिए यहाँ पर इन आ रहा है। ठीक है, ही सॉ द पिक इन कंप्यूटर। ये गाना मेरे मोबाइल में है। अब यहाँ पर देखिए, मोबाइल, मोबाइल भी एक बंद आकृति है और उसके अंदर गाना है। ठीक है, तो दिस सॉन्ग इज इन माई मोबाइल। मैंने ये किताब में पढ़ा, यानी कि किताब के अंदर पढ़ा, आई रीड इट इन द बुक। अब अगला प्रपोजिशन है एट, यानी कि पर, में। इसे हम अलग अलग केसेस में यूज करते हैं। पहला है विथ पॉइंट ऑफ टाइम, with small places, with a night and noon, while telling the coast, with a festival or event। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है with point of time, यानी कि किसी निश्चित समय के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं 6 बजे पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय, एक एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। ठीक है, तो आई वॉज बोर्न एट 6 o'clock, वो 5 बजे घर आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं। शी विल कम होम एट 5 o'clock। प्रियांशी अब 11 बजे सोती है। एक निश्चित पॉइंट, एक निश्चित समय बता दिया है कि 11 बजे सोती है। ठीक है, प्रियांशी स्लीप्स एट 11 नाउ। अगला केस है विद स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, हम एक होटल में रुके, वी स्टेड एट अ होटल। ठीक है, तो यहाँ पर होटल एक छोटी जगह है, हालांकि होटल के साथ हम इन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि वी स्टेड इन अ होटल। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। अब देखिए, बस स्टॉप एक छोटी प्लेस है, शी वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। अमन एक दुकान में काम करता है, अमन वर्क्स एट अ शॉप। यहाँ पर हम इन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अमन एक शॉप के अंदर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर वाला सेंस भी आ रहा है, इसीलिए हम इन का यूज करेंगे। और ये छोटी जगह है, इसके लिए हम यहाँ पर एट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अमन वर्क्स एट अ शॉप या फिर अमन वर्क्स इन अ शॉप, दोनों ही सही है। अच्छा, ये एट और इन का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, छोटी जगहों के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़ी जगहों के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें छोटी जगह और बड़ी जगह दोनों है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? एग्जांपल्स देखिए, आई लिव इन इंग्लिशपुरा, ठीक है, आई लिव इन सीहोर और आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला कि मैं इंग्लिशपुरा में रहती हूँ, मैं सीहोर में रहती हूँ और मैं इंडिया में रहती हूँ। तो अगर हमें एट और इन दोनों का यूज करना है तो कैसे करेंगे? आई लिव एट इंग्लिशपुरा इन सीहोर, यानी कि जो इंग्लिशपुरा है वो छोटी जगह है क्योंकि ये एक कॉलोनी टाइप है। ठीक है, तो इंग्लिशपुरा में मैं रहती हूँ सीहोर में। ठीक है, तो सीहोर इंग्लिशपुरा के कंपैरिजन में बड़ी चीज है, बड़ी जगह है। ठीक है, तो सीहोर बड़ी जगह है, तो इस सेंटेंस में सीहोर बड़ी जगह है और इंग्लिशपुरा छोटी जगह। तो हम कैसे बोलेंगे? आई लिव एट इंग्लिशपुरा इन सीहोर। और अगर मैं बोलूंगी कि मैं भारत में सीहोर में रहती हूँ, तो अगर हम कंपेयर करें तो भारत बड़ी जगह है और सीहोर छोटी जगह। तो हम कैसे बोलेंगे? आई लिव एट सीहोर इन इंडिया। ठीक है, तो जब भी छोटी जगह आएगी कोई सेंटेंस में तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे और अगर बड़ी जगह आती है तो उस केस में हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला केस है विथ नाइट और नून, रात व दोपहर के साथ। मतलब जब रात की बात होती है या फिर दोपहर की बात होती है तो उस केस में भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वो दोपहर में घर पर थी, शी वॉज एट होम एट नून। मतलब जब भी दोपहर की बात आएगी तो हम एट का यूज करेंगे और अगर रात की बात आएगी तब भी हम एट का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वो दोपहर में घर पर थी, शी वॉज एट होम एट नून। मैं रात में पढ़ती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। हम रात में हॉस्पिटल गए, वी वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। अब अगला केस है वाइल टेलिंग द कोस्ट, मूल्य बताते वक्त। मतलब जब हम कोई चीज की कीमत बताते हैं तो उस वक्त भी हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, सेब 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेब की कीमत बता रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? द एप्पल्स आर सेलिंग एट ₹100 पर केजी। वो 20 रुपए किलो आलू खरीद रहा है। ही इज बाइंग पोटैटोज एट ₹20 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर पोटैटो की कीमत बताई जा रही है कि 20 रुपए किलो है। नेक्स्ट, विथ अ फेस्टिवल और इवेंट, किसी त्योहार या खास अवसर के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं दिवाली पर घर आऊंगी। ठीक है, तो या तो कोई फेस्टिवल हो या कोई खास अवसर जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी, लाइक दिस। तो जब फेस्टिवल्स और इवेंट्स की बात आती है तो उस केस में भी हम एट का यूज करते हैं। मैं दिवाली पर घर आऊंगी, आई विल कम होम एट दिवाली। मम्मी राखी में वहां जाएंगी, मॉम विल गो देयर एट राखी। वो जन्मदिन पर आया था, ही हैड कम एट बर्थडे। अब अगले जो प्रेपोजिशंस है वो है ऑन, अपॉन और ऑन टू, और इन तीनों का ही मीनिंग सेम होता है, के ऊपर या फिर पर, मतलब किसी चीज के ऊपर या फिर किसी चीज पर। ठीक है, लेकिन इन्हें हम अलग अलग केसेस में यूज करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑन की। ऑन का मतलब होता है के ऊपर और पर, और इन्हें हम इंग्लिश में दो केसेस में यूज करते हैं। पहला होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना, और दूसरा है में और को, और इसे हम डे और डेट के साथ यूज करते हैं। पहला केस देखते हैं, ऑन यानी कि के ऊपर और पर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना। ठीक है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एग्जाम्पल्स देखिए, किताब टेबल पर रखी हुई है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। मैं हाथी के ऊपर बैठी हुई हूँ,
आई एम सिटिंग ऑन द एलिफेंट। पेन किताब के ऊपर था। द पेन वॉज ऑन द बुक। अब अगला केस है ऑन, यानी कि में और को, और इसे हम डे और डेट के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं शनिवार को गई। आई वेंट ऑन सैटरडे। ठीक है, यहाँ पर डे की बात हो रही है कि मैं शनिवार को गई। अगला है वो 18 जनवरी 2020 को आई थी। शी हैड कम ऑन 18th जनवरी 2020। हम सब रविवार को आएंगे। वी ऑल विल कम ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पर डे और डेट देख लीजिए। संडे यानी कि डे है, और ये 18 जनवरी जो मैंने बताई है ये डेट है। तो जब भी कोई डे या डेट की बात आती है तो उस केस में भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन संडे या ऑन 18th जनवरी, ऐसे। अब बात करते हैं अपॉन की। तो ये जो अपॉन है इसे हम उन सभी केसेस में यूज करते हैं जिसमें हम ऑन लगाते हैं, यानी कि जहां जहां हम ऑन लगाते हैं वहां वहां हम अपॉन लगा सकते हैं। जैसे कि किताब टेबल पर रखी हुई है, द बुक इज केप्ट अपॉन द टेबल, या मैं हाथी के ऊपर बैठी हुई हूँ, आई एम सिटिंग अपॉन द एलिफेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जहां जहां ऑन है वहां वहां अपॉन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली हम कर सकते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन जब भी बात आती है अपने लेवल से हाई की, मतलब कि हमारी हाइट से, हमारे लेवल से अगर ऊपर कोई चीज है तो उस केस में हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि एक लड़का है वो हाथी पर बैठा हुआ है। ठीक है, और मुझे अगर सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, द बॉय इज सिटिंग अपॉन द एलिफेंट, क्योंकि जो हाथी है वो मेरे लेवल से ऊपर है। तो जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन वो अपने लेवल से ऊपर है तो उस केस में हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि घड़ी दीवार पर लगी हुई है। ठीक है, तो नॉर्मली सेंटेंस सुना होगा आपने कि द क्लॉक इज ऑन द वॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपॉन लगाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि जो घड़ी है वो हमारे लेवल से ऊपर है, मतलब हमसे ऊपर लगी हुई है, और वो दीवार को टच कर रही, मतलब दीवार के ऊपर लगी। तो किसी चीज के ऊपर कोई चीज होती है तो ऑन का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लेवल से ऊपर है इसीलिए हम यहाँ पर अपॉन का यूज कर सकते हैं। लेकिन सभी केसेस में ऑन लगा सकते हैं, लेकिन जो सही है, जो सही ग्रामर है, तो उस केस में हम अपॉन का यूज करेंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है लेकिन वो हमारे लेवल से ऊंचा है, मतलब हमारे लेवल से हाई है, तो उस केस में हम अपॉन का यूज करते हैं। क्योंकि ऑन का मतलब क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, और अप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ऊपर मतलब हमारे लेवल से हाई किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, तो उस केस में हम अपॉन का यूज करते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी नॉर्मली आप अपॉन और ऑन बिल्कुल बराबर से इक्वल लेवल से यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको ऑन लगाना है वहां वहां आप अपॉन भी यूज कर सकते हैं। और आज का जो हमारा लास्ट प्रपोजिशन है वो है ऑन टू। इसका भी मीनिंग सेम है, के ऊपर और पर या फिर जाना। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील यानी कि मूविंग अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, यानी कि मूवमेंट करते हुए टच होना। मतलब कि ऑन का यूज क्या था कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होना, मतलब टच होना। तो उस केस में हम ऑन का यूज करते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है मूव करता हुआ, मतलब पहले मूवमेंट होता है और फिर टच होता है, तो उस केस में हम ऑन टू का यूज करते हैं। मतलब पहले मूवमेंट होगा और फिर टच होगा। ठीक, एग्जाम्पल्स देखिए, मैं हाथी के ऊपर कूदूंगा, मतलब हाथी मुझसे ऊपर है तो पहले मैं जंप करूंगा, मतलब मूव करूंगा, और उसके बाद हाथी पे कूदूंगा। ठीक है, तो पहले मूवमेंट हुआ और फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आया। ठीक है, तो मैं हाथी के ऊपर कूदूंगा, आई विल जंप ऑन टू दी एलिफेंट। वह घोड़े के ऊपर कूदा,
तो पहले उसने मूवमेंट किया मतलब कि जंप किया और फिर वो घोड़े के ऊपर कूदा, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर टच हुआ, मतलब पहले मूवमेंट और फिर टच। तो ऑन टू, ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, ठीक है, वह घोड़े के ऊपर कूदा, ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। उसने कुर्सी पर अपना हाथ रखा, ठीक है, तो उसने कुर्सी पर अपना हाथ रखा मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आया लेकिन पहले मूवमेंट हुआ, मतलब हाथ कुर्सी पर रखा तो पहले हाथ को मूव किया फिर कुर्सी पर वो आया, तो पहले मूवमेंट हुआ और फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आया। तो उसने कुर्सी पर अपना हाथ रखा, ही पुट हिज हैंड ऑन टू द चेयर, ठीक है। तो जब भी पहले मूवमेंट होता है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है तो उस केस में हम ऑन टू का यूज करते हैं, यानी कि पहले मूवमेंट एंड देन टच। फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि से, और इसे इंग्लिश में 3 केसेस में यूज किया जाता है। पहला किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस, दूसरा किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, और तीसरा किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। आइए एग्जाम्पल्स देख के इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। हम भोपाल से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम भोपाल। वे स्कूल से आए, दे केम फ्रॉम स्कूल। हम भोपाल से हैं, वी आर फ्रॉम भोपाल। यहाँ पर देखिए हर एग्जाम्पल में किसी जगह के साथ से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि भोपाल से या फिर स्कूल से। तो ये जो जगह के साथ से आता है तो वो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अगला है किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, वो कल से काम करेगा, ही विल वर्क फ्रॉम टुमारो। रमन 5 बजे से काम करेगा, रमन विल वर्क फ्रॉम 5 o'clock। वो 9 से 5 बजे तक काम करता है, ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5। यहाँ इन सब केसेस में देखिए किसी समय से आ रहा है, जैसे कि कल से या 5 बजे से या 9 से 5 बजे तक, तो हर केसेस में समय से आ रहा है, ठीक है। तो जब समय से आ रहा है तो वो से के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब अगला केस है किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने अमित से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम अमित। उसने ये किताब से लिखा, ही रॉट इट फ्रॉम द बुक। मैं दुकान से ये खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। अब इन सभी केसेस में देखिए किसी सोर्स से, ठीक है, जैसे मैंने ये अमित से सुना, या मैंने ये किताब से लिखा, या मैंने ये दुकान से खरीदा, है ना, तो किसी भी सोर्स से, तो वहां पर जो से आता है उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम अमित, फ्रॉम द बुक या फ्रॉम द शॉप, इस तरीके से, ठीक। तो आई होप कि ये फ्रॉम का जो भी यूज है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम कहाँ कहाँ इंग्लिश में यूज किया जाता है। से के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कहीं पर से के लिए ओ डबल एफ ऑफ यूज होता है, कहीं पर से के लिए सिंस का यूज होता है, कहीं पर से के लिए बाय का यूज होता है, कहीं पर से के लिए विद का यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में से के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज होता है, तो वही चीज आज हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि से के लिए फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब अगला जो प्रेपोजिशन है हमारा वो है ओ डबल एफ ऑफ, यानी कि से। जब कोई चीज किसी सतह से अलग होती है तो उस केस में से के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स के द्वारा और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वाहन से उतरने को हम गेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है, वाहन से उतरने को, जैसे हम किसी वाहन से उतरे तो हमने वो जगह को छोड़ा, ठीक है, वो वाहन को हमने छोड़ा तो हम यूज करते हैं गेट ऑफ। इसी तरह से विमान के एयरपोर्ट से उड़ते वक्त टेक ऑफ का यूज होता है, जैसे कि एयरपोर्ट से जब प्लेन उड़ता है तो वो जो विमान है वो अपनी जगह को छोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ, ठीक है। इसीलिए हम वहां पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं।
क्योंकि विमान ने अपनी सतह को छोड़ा। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। ठीक है, तो जैसे ही मोबाइल को बिस्तर से उठाया तो मोबाइल ने अपनी सतह को छोड़ा, मतलब मोबाइल ने बिस्तर छोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो से आ रहा है उस से के लिए हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। ही पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। हम फ्रॉम द बेड का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ऑफ द बेड। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ने बिस्तर को छोड़ा। ऐसे ही लड़का बस से कूदा। तो जैसे ही लड़का बस से कूदा, लड़के ने बस की सतह को छोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर भी से के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। द बॉय जम्प्ड ऑफ द बस। वो स्क्रीन से धूल हटा रही है। देखो, स्क्रीन से धूल हटा रही है मतलब कि धूल ने स्क्रीन को छोड़ा। ठीक है, जैसे स्क्रीन से धूल हटेगी तो धूल ने अपनी सतह को छोड़ा, उसने स्क्रीन को छोड़ा। ठीक है, तो उस केस में भी हम ऑफ का यूज करेंगे। शी इज वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। कहीं पर भी फ्रॉम का यूज नहीं हो रहा है से के लिए, यहाँ पर हम हर जगह ऑफ का यूज कर रहे हैं क्योंकि हर चीज अपनी सतह को छोड़ रही है। अब अगला है, टेबल से ग्लास हटा दो। मूव द ग्लास ऑफ द टेबल। यहाँ पर भी देखिए, टेबल से ग्लास हटाया मतलब ग्लास ने अपनी सतह को छोड़ा। सेब पेड़ से गिर रहे हैं। द एप्पल्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। क्योंकि जैसे सेब पेड़ से गिरे, सेब ने अपनी सतह को छोड़ा, यानी कि पेड़ को छोड़ा। मैं बस से उतर रही हूँ। आई एम गेटिंग ऑफ द बस। मैं बस से उतर रही हूँ तो मतलब मैंने बस की जो सतह है उसको छोड़ा, जब भी तो मैं नीचे उतरी। तो वहां पर भी हम, और अभी मैंने बता ही दिया था कि जब भी किसी वाहन से उतरते हैं तो उस केस में हम गेट ऑफ का यूज करते हैं। तो मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। अब अगला जो प्रेपोजिशन है वो है सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है, लेकिन इसे किस केस में यूज करते हैं आइए जान लेते हैं। जब भी कोई निश्चित समय होता है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम, तो उस केस में हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग टाइम, वहां पर भी हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। देखिए, सिंस 5 AM, 5 PM, 5 o'clock। ठीक है, मतलब 5 बजे से 5 AM, 5 PM। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया एक कि इस समय से, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ तो मैंने एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया 5 बजे से, या फिर एक फिक्स टाइम बता दिया 5 बजे से, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, निश्चित समय, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 1999, सिंस 2004, सिंस 2011, या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, या फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, या फिर सिंस यस्टरडे, या सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है तब से, सिंस दैट डे, उस दिन से, या सिंस माई मॉम वॉज बोर्न, जब मेरी माँ पैदा हुई थी तब से। ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिक्स टाइम बता दिया है, एक निश्चित समय बता दिया है। तो उस केस में यदि से आता है तो वो से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रमन 2 बजे से घूम रहा है। रमन हैज बीन वॉकिंग सिंस 2। ठीक है, 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने सिंस का यूज किया से के लिए। वो सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस येस्टरडे। मीना दोपहर से पढ़ रही है। मीना हैज बीन स्टडिंग सिंस नून। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पर एग्जैक्ट टाइम की बात की गई है कि इस समय से ये ऐसा कर रही है। मतलब अगर टेंसेस में देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि उसमें बताते हैं कि कितने समय से, मतलब किस समय से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक, जिन्होंने टेंसेस पढ़े हैं उन्हें पता होगा। वो तब से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस देन। पापा 2 बजे से घर पर है। डैड इज एट होम सिंस 2 o'clock। ठीक है,
तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि इतनी बजे से, तो वहां पर हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर, और इसे हम इंग्लिश में 3 केसेस में यूज करते हैं। पहला है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि। दूसरा पर्पस, किसी पर्पस यानी कि के लिए। और तीसरा एक्सचेंज, में या के बदले। एग्जाम्पल्स के साथ ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा। पहला देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि। जब भी कोई भी ड्यूरेशन के साथ से का यूज होता है तो वहां पर से के लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स। मतलब इतने समय से। जैसे जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हमने सिंस लगाया, एक फिक्स टाइम बता दिया, वहां हमने सिंस लगाया। और जब हमने ड्यूरेशन बताया कि इतने सालों से, जैसे 2 साल से, 4 साल से, या इतने महीने से, इतने हफ्तों से, या इतने मिनट से, इतने सेकंड से, तो ये जो ड्यूरेशन हम बता रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं जब सेंटेंस में से आता है। और फॉर अ लॉन्ग इसका मतलब होता है काफी देर से, और फॉर अ वाइल इसका मतलब होता है कुछ देर से। ये भी एक ड्यूरेशन ही है, काफी देर या कुछ देर, ये भी एक ड्यूरेशन ही है। और इसके साथ भी अगर से आता है तो वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, मतलब कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, या कई घंटों से। तो ये भी एक ड्यूरेशन है, वो फिक्स नहीं है कितने हैं। जैसे अगर हमने यूं बोल दिया कि 5 घंटे से, तो एक ड्यूरेशन हमें पता है कि इतने घंटे से, लेकिन जब कोई ड्यूरेशन पता नहीं है तो वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे। फॉर मेनी डेज मतलब कई दिनों से या कई घंटों से, तो वहां पर भी हम, क्योंकि है तो ये भी ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, रमन 2 घंटे से पढ़ रहा है। रमन हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर देखिए 2 घंटे आ रहा है, मतलब ड्यूरेशन आ रहा है, और उसके साथ में से आ रहा है, तो ये से के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। वो काफी देर से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पर काफी देर से के लिए ऑलरेडी मेंशन है फॉर अ लॉन्ग, इसीलिए। वो 20 मिनट से यहाँ था। ही हैड बीन हियर फॉर 20 मिनट्स। पापा कुछ देर से घर पर हैं। डैड इज एट होम फॉर अ वाइल। ठीक है, कुछ देर से के लिए फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर जो भी ड्यूरेशन है और उसके साथ जो से आ रहा है, वो से के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है किसी पर्पस के लिए, जैसे कि पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए। ठीक है, तो कोई पर्पस के लिए, वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। मतलब ये जो के लिए, जैसे नॉर्मली सभी को पता है कि फॉर का जो मीनिंग होता है वो के लिए ही होता है। तो कोई भी पर्पस के लिए अगर उसके साथ में के लिए आता है तो वहां पर हम के लिए फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वो पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही है। शी इज गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। ठीक है, पढ़ाई के लिए, कोई पर्पस के लिए, तो फॉर आ रहा है। वो किताबों के लिए यहाँ आया। ही केम हेयर फॉर बुक्स। उस बच्चे ने ये मेरे लिए किया। दैट चाइल्ड डिड इट फॉर मी। ठीक है, तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, कोई भी चीज के लिए, मतलब अगर सेंटेंस में के लिए आ रहा है किसी पर्पस के लिए, तो वहां पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक्सचेंज, में या के बदले। जैसे 500 रुपए में या 500 रुपए के बदले में। ठीक है, मतलब कि मैंने ये 500 रुपए में बेचा, या मैंने ये 500 रुपए के बदले में बेचा, तो ये जो सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। मतलब कोई चीज अगर एक्सचेंज करते हैं, इसके बदले ये मिल गया, जैसे मैंने मोबाइल बेचा और मुझे 500 रुपए मिल गए, या मुझे 2000 रुपए मिल गए। जो भी सेकेंड हैंड मोबाइल मैंने बेचा तो उसके बदले मुझे इतने पैसे मिल गए, तो जो ये एक्सचेंज होता है, तो वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने 1000 रुपए में अपना मोबाइल दिया। ही गेव हिज मोबाइल फॉर ₹1000। उसने 30 रुपए में कॉपी खरीदी। ही बॉट अ नोटबुक फॉर ₹30। दादी ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। ग्रैंडमा गेव मी मनी फॉर वर्क। ठीक है, तो इन सभी केसेस में किसी चीज के बदले कुछ मिला है, तो इस केस में जो एक्सचेंज वाला केस है, इस केस में भी हम
फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने पैसे दिए काम के लिए, है ना, काम के बदले में पैसे दिए तो वर्क करा और पैसे मिले। मोबाइल दिया, पैसे मिले, या पैसे दिए तो नोटबुक मिली, तो मतलब एक्सचेंज हुआ, तो इस केस में फॉर का यूज। अब अगला जो प्रेपोजिशन है हमारा वो है बाय। ये बाय को भी हम 4 केसेस में यूज करते हैं इंग्लिश में। पहला है द्वारा, दूसरा से, थर्ड तक, और फोर्थ बगल में। आइए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। बाय मतलब कि द्वारा, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एग्जांपल्स देखिए, मुझे एक आदमी द्वारा रोका गया। I was stopped by a man। अब यहाँ पर देखिए जो द्वारा है इसके लिए हमने by का यूज किया है। हमें प्रिंसिपल के द्वारा सूचित किया गया। We were informed by the principal। यहाँ पर भी देखिए द्वारा के लिए हमने by का यूज किया है। उसे पापा के द्वारा डांटा गया। He was scolded by dad। ठीक है, जब भी सेंटेंस में द्वारा का यूज हो रहा है तो वो द्वारा के लिए हमें by का यूज करना है। नेक्स्ट जो मीनिंग है बाय का वो है से, और इसे किस केस में यूज करते हैं? टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी वाहन से सफर करते हैं और उस केस में जब से आता है तो वो से के लिए हम बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने ट्रेन से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन से, तो यहाँ पर देखिए किसी वाहन के साथ से आ रहा है तो इस से के लिए हमने बाय का यूज किया। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रही है। शी इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। मैं बाइक से दुकान जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू शॉप बाय बाइक। ठीक है, तो जब भी किसी वाहन के साथ से आता है तो उस केस में से के लिए हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, हम बाय का यूज करेंगे। जैसे अधिकतर लोग हर जगह से के लिए फ्रॉम ही लगाते हैं। कुछ भी बात होगी कहीं पर भी से आया आपने फ्रॉम लगा दिया। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी वाहन के साथ से आता है तो वो से के लिए हम बाय का यूज करते हैं। मतलब से के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो जब भी किसी वाहन के साथ से आएगा तो वहां पर से के लिए हम बाय का यूज करेंगे। बाय बाइक, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, इस तरीके से। अगला जो मीनिंग है बाय का वो है तक, विथ टाइम, समय के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, वो 5 बजे तक निकलेगी। शी विल लीव बाय 5 o'clock। ठीक है, मतलब किसी समय के साथ तक आता है तो उस केस में हम तक के लिए बाय का यूज करते हैं। 5 बजे तक, या सुबह तक, या 7 बजे तक। ठीक है, तो कोई भी समय के साथ यदि तक आता है तो वो तक के लिए भी हम बाय का यूज ही करते हैं। मैं ये सुबह तक निपटा लूंगा। आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं शाम 5 बजे तक कोचिंग जाता हूँ। आई गो टू कोचिंग बाय 5 PM। ठीक है, तो जब भी समय के साथ तक आता है तो वो तक के लिए हम बाय का यूज करेंगे। अगला जो मीनिंग है बाय का वो है बगल में। बगल में के लिए हम और भी कई सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, वो उसके बगल में खड़ा था। He was standing by him। उसके बगल में कौन बैठा है? Who is sitting by him? वो मेरे बगल में रहती है। She lives by my house। तो ये जो बगल में है, ये बगल में के लिए हमने by का यूज किया है। ठीक है, by him या फिर by my house। ठीक है, उसके बगल में, मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में। तो जब भी हमें बगल में का यूज करना है तो हम by का यूज करेंगे। और आज का हमारा जो लास्ट प्रेपोजिशन है वो है विथ। इसे भी हम 2 केसेस में यूज करते हैं। पहला है से और दूसरा है के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो से है इसका जो सेंस निकल रहा है वो है के द्वारा, मतलब किसी चीज से या किसी चीज के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है से और दूसरा है के साथ। आइए जानते हैं। विथ यानी कि से, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। तो उस केस में हम से के लिए विद का यूज करते हैं, यानी कि जब हम
कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल करके, तो वहां पर जो से आता है उस से के लिए हम विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, राम ने चाकू से केक काटा। ठीक है, तो टास्क क्या है? केक काटना, और उसे परफॉर्म किसके द्वारा किया गया है? चाकू के द्वारा। ठीक, तो राम ने चाकू से केक काटा, तो यहाँ पर जो से आता है उस से के लिए हम विद का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कहाँ पर से के लिए क्या लगाना है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, हर जगह से के लिए फ्रॉम यूज करते हैं। अभी अगर ये सेंटेंस आपको बनाने को देंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि राम कट्स द केक फ्रॉम द नाइफ, इस तरीके से। ठीक है, तो हर जगह से के लिए फ्रॉम यूज नहीं होता है, अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। तो इस केस में से के लिए हम विद का यूज करेंगे। तो सेंटेंस है, राम कट्स द केक विद अ नाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीना काले पेन से लिख रही है। मीना इज राइटिंग विद ब्लैक पेन। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है? लिखने का। और किस चीज के द्वारा हो रहा है? काले पेन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो से आ रहा है तो विद का यूज। नेक्स्ट, मैंने पत्थर से चिड़िया मारी। ठीक है, टास्क क्या परफॉर्म किया? चिड़िया मारने का। और वो किससे परफॉर्म किया? पत्थर से। तो यहां पर भी जो से आ रहा है उसके लिए हम विद का यूज करेंगे। आई किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। अगला केस देखते हैं, विथ के साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ। accompany a person or thing or abstract। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं हमेशा विवेक के साथ हूं। आई एम ऑलवेज विद विवेक। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज के साथ या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग के साथ, निराकार के साथ। निराकार एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसे छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, फील कर सकते, जैसे कि ऑनेस्टी या लव या हेट। ठीक है, मतलब जिसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू या देख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इनके साथ, तो उस केस में हम विद का यूज करते हैं। मैं आपके साथ रहूंगी। आई विल बी विथ यू। वो ईमानदारी के साथ जीता है। ही लीव्स विद ऑनेस्टी। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी चीज या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट के साथ का सेंस आता है, मतलब वहां पर के साथ आता है, तो उस के साथ के लिए हम विद का यूज करते हैं। जैसे कि ईमानदारी के साथ या आपके साथ या विवेक के साथ। ठीक है, टू। टू का मतलब होता है को या किसी जगह को, यानी कि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हम कॉलेज जा रहे हैं, यानी कि हम किसी जगह को जा रहे हैं, तो इस केस में हम टू का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉलेज। वह मेरे घर आ रहा है। ही इज कमिंग टू माई होम। मैं जिम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जिम। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कि जब हम किसी जगह की तरफ जाते हैं या किसी जगह की ओर जाते हैं, तो उस केस में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हम कॉलेज की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज की ओर जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। वह मेरे घर की तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स माई होम। मैं जिम की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स जिम। नेक्स्ट है अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इन तीनों का ही मतलब नीचे होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर की। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए, जैसे कि बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं। तो बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं पर वो बेड को टच नहीं कर रहे हैं, बेड के नीचे छुपे हैं पर बेड को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हम अंडर का यूज करेंगे। और जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे है, ठीक है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है,
तो बिल्ली टेबल को छू नहीं रही है, ठीक है, तो वहां भी हम अंडर का यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स देखिए, बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं, चिल्ड्रन आर हिडन अंडर द बेड। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, बीनीथ और अंडरनीथ, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है पर पूरी तरह छुए हुए है, जैसे कि पैसे किताब के नीचे रखे हैं, ठीक है, तो पैसे किताब से पूरी तरह छुए हुए हैं, या फिर केबल तकिए के नीचे है, तो वो पूरे आपस में दोनों टच है। तो जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है और पूरी तरह छूते हुए आपस में टच है, तो उस केस में हम बीनीथ या अंडरनीथ में से किसी भी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम बीनीथ का यूज कर सकते हैं, चाहे अंडरनीथ का। एग्जाम्पल्स देखिए, उसका कमरा मेरे कमरे के नीचे है, हिज रूम इज बीनीथ माई रूम। पैसे मेरी किताब के नीचे हैं, द मनी इज अंडरनीथ माई बुक। केबल तकिए के नीचे है, द केबल इज बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। इन दोनों का ही मीनिंग के अलावा होता है, जैसे मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा, हमारे अलावा, मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा। एक्सेप्ट का यूज को छोड़कर के केस में होता है, जबकि बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त के केस में होता है। आइए एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास लैक्मे के अलावा, यानी कि लैक्मे को छोड़कर कई कंपनियों के क्रीम है, ठीक है, यानी कि मेरे पास लैक्मे का क्रीम नहीं है, इसके अलावा कई कंपनियों के क्रीम्स हैं। तो एक्सेप्ट लैक्मे आई हैव क्रीम्स ऑफ मेनी कंपनीज। कॉन्सेप्ट ऑफ बिसाइड्स। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास लैक्मे के अलावा, यानी कि लैक्मे के अतिरिक्त कई और कंपनियों के भी क्रीम्स हैं, मतलब लैक्मे का क्रीम तो है ही और उसके साथ साथ कई और कंपनियों के क्रीम्स भी है। तो बिसाइड्स लैक्मे आई हैव क्रीम्स ऑफ मैनी कंपनीज, ठीक है। तो जब को छोड़कर का सेंस आता है तो उस केस में हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं, और के अतिरिक्त यानी के साथ साथ, मतलब किसी चीज को शामिल करके का यूज आता है, तो उस केस में उस सेंस में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। चलिए इनके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो सैलून संडे के अलावा सभी दिन खुलता है, दैट सैलून ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, या फिर एक्सेप्ट संडे दैट सैलून ओपन्स एवरी डे, ठीक है, यानी कि संडे को छोड़कर वो सैलून हर दिन खुलता है। इस मोबाइल के अलावा मेरे पास एक मोबाइल और है, यानी कि एक मोबाइल तो है पर इसके साथ साथ एक मोबाइल और है, तो क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स। बिसाइड्स दिस मोबाइल आई हैव वन मोर मोबाइल, या फिर आई हैव वन मोर मोबाइल बिसाइड्स दिस मोबाइल। ओके, वो रमन के अलावा किसी को भी डांट सकता है, ही कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट रमन। आइसक्रीम को छोड़कर उसे कुछ भी दे दो, गिव हिम एनीथिंग एक्सेप्ट आइसक्रीम। सीता के अलावा उसके पास गीता भी तो है, बिसाइड्स सीता शी हैज गीता एज वेल। उसके अतिरिक्त हमारे पास है कौन, हु डू वी हैव बिसाइड्स हिम। हम बात करेंगे बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट की। इन तीनों का ही मतलब बीच में होता है, लेकिन कहाँ बिटवीन यूज करना है और कहाँ एमंग और एमंगस्ट, चलिए क्लियर करते हैं। बिटवीन यूज होता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में। एग्जाम्पल, वो अमन और सुमित के बीच में है, अमन और सुमित दो लोग हैं, तो बिटवीन। ही इज बिटवीन
अमन एंड सुमित। उसने 2 किताबों के बीच में पैसे रखे। शी केप्ट द मनी बिटवीन 2 बुक्स। नेक्स्ट है among। among यूज होता है 2 से ज्यादा के बीच में, पर हम उन्हें गिन सकते हैं, जिसमें कुल कितने हैं दिया हुआ है। एग्जाम्पल, रोहित 5 दोस्तों के बीच में है, तो 5 दोस्त, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो among। रोहित इज among 5 फ्रेंड्स। वो 60 लोगों के बीच में था। He was among 60 people। नेक्स्ट है amongst। amongst यूज होता है 2 से ज्यादा के बीच में, पर हम उन्हें गिन नहीं सकते, जिसमें कुल कितने नहीं दिया है। एग्जाम्पल देखिए, वो सेलिब्रिटी भीड़ में था, तो भीड़ को हम गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए amongst। That celebrity was amongst the crowd। वो दर्शकों के बीच में थी। She was amongst the audience। नेक्स्ट है ओवर। ओवर को हम 2 केसेस में यूज करते हैं। पहला है के ऊपर बिना छुए, यानी कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर पर बिना टच किए, ठीक ऊपर। और दूसरा केस है के ऊपर से बिना छुए, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर से निकल जाती है बिना छुए, तो उस केस में हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रियांशी रस्सी के ऊपर से कूदी, ठीक, तो रस्सी को टच नहीं किया, रस्सी के ऊपर से निकल गई, ठीक है। तो प्रियांशी जंप्ड ओवर द रोप। उसने अपने सिर के ऊपर छाता रखा। सिर के ऊपर छाता रखा यानी कि ठीक ऊपर छाता रखा, ठीक है, और वो छाता टच नहीं हो रहा है, तो इस केस में भी ओवर का यूज करेंगे। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड। नदी के ऊपर एक पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तुम्हारा भाषण उसके सिर के ऊपर से गया। योर लेक्चर वेंट ओवर हिज हेड। नेक्स्ट है above यानी कि ऊपर और below यानी कि नीचे। above इसे हम 3 केसेस में यूज करते हैं। पहला है सूची में ऊपर, यानी कि कोई लिस्ट में ऊपर। निराकार से ऊपर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ उसका नाम है, उसे फील कर सकते पर छू या देख नहीं सकते। उससे ऊपर या फिर किसी स्तर से ऊपर, यानी कि किसी लेवल से ऊपर। और सेम बिलो का है, किसी लिस्ट में नीचे या फिर एब्स्ट्रैक्ट से नीचे या फिर किसी लेवल से नीचे, ठीक है। यानी कि अबव और बिलो ये दोनों हम अपोजिट केसेस में यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम अबव के एग्जांपल्स देखेंगे। उसका नाम सूची में मेरे नाम के ऊपर है ना, मतलब कि लिस्ट में मेरे नाम के ऊपर है, तो हिज नेम इज अबव माइन इन द लिस्ट। ज्ञान दौलत से ऊपर है। ये ज्ञान जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इसे छू या देख नहीं सकते, तो ज्ञान दौलत से ऊपर है। नॉलेज इज अबव वेल्थ। पक्षी पानी की सतह के ऊपर उड़ रहे थे, यानी कि पानी के लेवल से ऊपर उड़ रहे थे, तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। इस परीक्षा में उसका अंक औसत से ऊपर है। औसत यानी कि एवरेज। हिज स्कोर इन दिस एग्जाम इज अबव एवरेज। उसकी प्रतिष्ठा दूसरों की तुलना में ऊपर है। हिज रेपुटेशन इज अबव अदर्स। अब बिलो के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके 12वीं में 60% से नीचे हैं, यानी कि 60% से कम है, तो ही स्कोर्ड बिलो 60% इन 12th। उसका नाम सूची में रमन के नाम के नीचे है। हिज नेम इज बिलो रमन्स नेम इन द लिस्ट। तापमान 10 डिग्री से नीचे है। द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री। उसकी प्रतिष्ठा तुमसे नीचे है।
His reputation is below yours. उसकी सैलरी औसत से नीचे है. Her salary is below average. हम बात करेंगे अप और डाउन की. अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे. एग्जाम्पल, पतंग ऊपर जा रही है. द काइट इज गोइंग अप. पतंग नीचे जा रही है. द काइट इज गोइंग डाउन. धुआं ऊपर उठ रहा है. द स्मोक इज राइजिंग अप. धुआं नीचे जा रहा है. द स्मोक इज गोइंग डाउन. तापमान बढ़ रहा है. द टेम्परेचर इज गोइंग अप. तापमान कम हो रहा है. द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन. नेक्स्ट है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. देखिए, अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे. लेकिन अगर हम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का यूज करते हैं तो उस केस में अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड्स का मतलब होता है नीचे की तरफ, यानी कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर. एग्जाम्पल्स देखिए, वो ऊपर की ओर जा रही है. शी इज गोइंग अपवर्ड्स. हम नीचे की ओर जा रहे हैं. वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स. गेंद को ऊपर की ओर फेंको. थ्रो द बॉल अपवर्ड्स. गेंद को नीचे की ओर फेंको. थ्रो द बॉल डाउनवर्ड्स. मैंने नीचे की ओर देखा. आई लुक्ड डाउनवर्ड्स. पतंग ऊपर की ओर गई. द काइट वेंट अपवर्ड्स. नेक्स्ट, ऑफ. ऑफ का मतलब होता है का, के, की. एग्जाम्पल्स देखिए, यह मेरे दोस्त का बैग है. दिस इज द बैग ऑफ माई फ्रेंड. तुम्हारी शर्ट का रंग अच्छा है. द कलर ऑफ योर शर्ट इज नाइस. मैंने केक का टुकड़ा खाया. आई एट अ पीस ऑफ केक. वो नंदिनी की बहन है. शी इज द सिस्टर ऑफ नंदिनी. नेक्स्ट है अबाउट. अबाउट का सिंपल मीनिंग होता है के बारे में. हम अबाउट का तब यूज करते हैं जब हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो. एग्जाम्पल्स देखिए, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. सर उसके बारे में जानते हैं. सर नोज अबाउट हिम. यह किताब जानवरों के बारे में है. दिस बुक इज अबाउट एनिमल्स. एंड लास्ट है एगो. एगो का मतलब होता है इतने समय पहले. जब हम ड्यूरेशन या टाइम बताते हैं, जैसे 5 साल, 10 दिन या 2 मिनट, और उसके बाद पहले बोलना हो, तो उस पहले के लिए हम एगो का यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि जब हम किसी समय के साथ पहले लगाते हैं, मतलब पहले ड्यूरेशन टाइम बता देते हैं और उसके बाद हम पहले बोलते हैं, तो वो पहले के लिए हम एगो का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, वो 5 साल पहले यहाँ थी. शी वॉज हेयर 5 years ago. भैया 10 दिन पहले आए थे. ब्रदर हैड कम 10 days ago. वो 5 साल पहले मेडल जीती. शी वॉन द मेडल 5 years ago. हम बात करेंगे इनसाइड और आउटसाइड की. इनसाइड का मतलब होता है किसी बंद आकृति के अंदर, यानी जब कोई जगह या कोई चीज चारों तरफ से बंद हो, जैसे छत, दीवारें, बॉक्स, बैग या रूम, और कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन उन सबके अंदर हो, तो हम इनसाइड का यूज करते हैं. आउटसाइड का मतलब होता है किसी बंद आकृति के बाहर, यानी जब कोई जगह या कोई चीज चारों तरफ से बंद हो, जैसे रूम, स्कूल बैग या बॉक्स, और कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन बाउंड्री के बाहर हो, तो हम आउटसाइड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, रमन ने घर के अंदर देखा. रमन लुक्ड इनसाइड द हाउस. वह घर के बाहर थी. शी वॉज आउटसाइड द हाउस. वह घर के अंदर थी. शी वॉज इनसाइड द हाउस. मैं बाहर खड़ी थी. आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड. मेरे बैग के अंदर कुछ किताबें हैं. देयर आर सम बुक्स इनसाइड माई बैग. सब लोग ऑफिस के बाहर खड़े थे. एवरीवन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस. नेक्स्ट है विद इन.
विद इन का मतलब होता है समय अवधि के अंदर, यानी कि किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जैसे 5 मिनट के अंदर या 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल्स देखिए, वो 10 मिनट के अंदर आएगी। शी विल कम विद इन 10 मिनट्स। सीता 5 मिनट के अंदर पहुंचेगी। सीता विल रीच विद इन 5 मिनट्स। मैं 1 हफ्ते के अंदर आ रही हूं। आई एम कमिंग विद इन अ वीक। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, यानी कि मेरे बिना, तुम्हारे बिना, पैसे के बिना या फिर किसी भी चीज के बिना। एग्जाम्पल्स देखिए, वो मेरे बिना कुछ नहीं है। ही इज नथिंग विदाउट मी। बच्चे मेरे बिना नहीं जाएंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट गो विदाउट मी। मैं बिना पैसे कुछ नहीं खरीद सकती। आई कांट बाय एनीथिंग विदाउट मनी। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर के 2 कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है के बाद, जैसे सीता के बाद, आफ्टर सीता। दूसरा मीनिंग होता है किसी के पीछे पड़ना, जैसे मम्मी के पीछे पड़ना, यानी मम्मी से कोई चीज मांगना या बार बार कहना। इस सेंस में हम आफ्टर का यूज करते हैं आफ्टर मॉम। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं खाना खाने के बाद पढ़ाई करूंगी। आई विल स्टडी आफ्टर ईटिंग फूड। वो मेरे जाने के बाद आएगी। शी विल कम आफ्टर आई लीव। हम बच्चों से 5 बजे के बाद मिले। वी मेट द चिल्ड्रन आफ्टर 5। वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। दे आर आफ्टर हिम। कुत्ता चोर के पीछे पड़ा हुआ था। द डॉग वॉज आफ्टर द थीफ। हम मम्मी के पीछे पड़े हुए हैं। वी आर आफ्टर आवर मॉम। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर के भी 2 कॉमन मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है के पहले, जैसे पापा से पहले, बिफोर डैड। दूसरा मीनिंग होता है के सामने, जैसे गुरु के सामने या टीचर के सामने, बिफोर द टीचर। तो जब बात हो किसी काम से पहले या किसी व्यक्ति के सामने होने की, हम बिफोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वो मेरे जाने से पहले आएगी। शी विल कम बिफोर आई लीव। मैं अपने भाई से पहले निकल गई। आई लेफ्ट बिफोर माई ब्रदर। हम उसके सामने खड़े थे। वी वर स्टैंडिंग बिफोर हिम। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। वी कांट स्टैंड बिफोर हिम। या फिर वी कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। हम बात करेंगे नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय की। इन चारों का मीनिंग बगल में होता है, यानी कि जब भी हमें किसी सेंटेंस में बगल में का यूज करना है तो इनमें से कोई सा भी प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रमन के बगल में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रमन। या फिर आई एम स्टैंडिंग एडजेसेंट रमन। या फिर आई एम स्टैंडिंग बिसाइड रमन। या फिर आई एम स्टैंडिंग बाय रमन। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मम्मी प्रियांशी के बगल में बैठी है। मॉम इज सिटिंग नेक्स्ट टू प्रियांशी। विवेक सुमित के बगल में बैठा है। विवेक इज सिटिंग एडजेसेंट सुमित। प्रीति कल्पना के बगल में खड़ी है। प्रीति इज स्टैंडिंग बाय कल्पना। काव्यांश अयांश के बगल में खड़ा है। काव्यांश इज स्टैंडिंग बिसाइड अयांश। नेक्स्ट है अहेड ऑफ और बिहाइंड। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे क्लासरूम है जिसमें स्टूडेंट्स रोज में बैठे होते हैं। कोई स्टूडेंट आगे बैठा होता है, कोई पीछे, लेकिन दोनों बोर्ड की तरफ यानी एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। यहाँ फेस टू फेस होना जरूरी नहीं होता। अहेड ऑफ का मतलब सिर्फ आगे होता है, फेस टू फेस बिल्कुल भी नहीं होता।
तो जो स्टूडेंट्स आगे बैठा होगा उसके लिए हम यूज करेंगे अहेड ऑफ। जैसे रमन अविनाश के आगे बैठा है, रमन इज सिटिंग अहेड ऑफ अविनाश। और जो स्टूडेंट पीछे बैठा होगा उसके लिए हम यूज करेंगे बिहाइंड। जैसे अविनाश रमन के पीछे बैठा है, अविनाश इज सिटिंग बिहाइंड रमन। बस याद रखिए अहेड ऑफ का मतलब आगे होता है और बिहाइंड का मतलब पीछे। इसलिए आप इनका यूज किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं। जैसे स्कूल हॉस्पिटल से आगे है या हॉस्पिटल स्कूल के पीछे है, कार बस के आगे है, गार्डन घर के पीछे है। यानी जहां भी आगे पीछे का सेंस हो वहां अहेड ऑफ और बिहाइंड दोनों यूज किए जा सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। रमन कमल के आगे बैठा है, रमन इज सिटिंग अहेड ऑफ कमल। कमल रमन के पीछे बैठा है, कमल इज सिटिंग बिहाइंड रमन। शिया माला के आगे बैठी है, शिया इज सिटिंग अहेड ऑफ माला। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का बेसिक मीनिंग सामने होता है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है बिल्कुल फेस टू फेस। और डेली कॉन्वर्सेशन में सामने के लिए हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। बिफोर भी सामने का सेंस दे सकता है, पर बिफोर का यूज इंग्लिश में तब होता है जब सामने वाली पोजीशन में कोई अथॉरिटी या हायर पोजीशन या फॉर्मल पर्सन हो, जज हो, टीचर हो, किंग हो, गुरु हो। इन सब के सामने खड़े होने की सिचुएशन नॉर्मल फेस टू फेस नहीं होती, उसमें फॉर्मेलिटी प्लस रिस्पेक्ट दोनों होता है। इसलिए बिफोर द जज का सेंस होता है अ फॉर्मल सिचुएशन जहां जज अथॉरिटी पोजीशन में है और व्यक्ति उनके सामने प्रेजेंट हो रहा है। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में बिफोर का यूज अथॉरिटी या रिस्पेक्ट वाले केसेस में नॉर्मल माना जाता है। इसे याद रखने का आसान तरीका, इन फ्रंट ऑफ नॉर्मल या डेली या फेस टू फेस सिचुएशन में, और बिफोर का यूज फॉर्मल या रिस्पेक्टफुल या ऑर्डर वाली सिचुएशन में। चलिए इन फ्रंट ऑफ के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं रमन के सामने खड़ा हूं, यानी कि हम फेस टू फेस खड़े हैं, नॉर्मल सिचुएशन, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रमन। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं, यानी कि फेस टू फेस सिटिंग, तो द टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम ऑडियंस के सामने बैठे हैं, नॉर्मल सिचुएशन, वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऐसे ही बिफोर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं टीचर के सामने खड़ा हूं, फॉर्मल, टीचर, अथॉरिटी है इसीलिए बिफोर। आई एम स्टैंडिंग बिफोर द टीचर। वह जज के सामने खड़ा है, जज के सामने फॉर्मल या रिस्पेक्टफुल टोन, तो ही इज स्टैंडिंग बिफोर द जज। नेक्स्ट है राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू और लेफ्ट टू की। राइट टू मतलब कि दाएं ओर, इसे हम टू द राइट ऑफ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं प्रीति के दाएं ओर खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग राइट टू प्रीति, या फिर आई एम स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ प्रीति। लेफ्ट टू का मतलब होता है बाएं ओर, इसे हम टू द लेफ्ट ऑफ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं प्रीति के बाएं ओर खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग लेफ्ट टू प्रीति, या फिर आई एम स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ प्रीति। अब हम बात करेंगे इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू की। देखिए, राइट टू और लेफ्ट टू का मतलब होता है दाएं ओर और बाएं ओर, लेकिन इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का मतलब होता है बगल में दाएं ओर, यानी कि जस्ट बगल में दाएं ओर, और बगल में बाएं ओर, यानी कि जस्ट बगल में बाएं ओर। जैसे इमेजिन करो कि एक लाइन या रो में लोग खड़े हैं, जो व्यक्ति आपके जस्ट बगल में राइट साइड खड़ा है उसके लिए हम बोलेंगे इमीडिएट राइट टू, और जो व्यक्ति आपके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड खड़ा है उसके लिए हम बोलेंगे इमीडिएट लेफ्ट टू। बस इसी को ही इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रमन कमल के बगल में दाएं ओर खड़ा है,
रमन इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट टू कमल। रमन कमल के बगल में बाएं ओर खड़ा है। रमन इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट टू कमल। चलिए इन सभी के कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हम ऑडियंस के दाएं ओर हैं। वी आर टू द राइट ऑफ ऑडियंस। शिया माला के बगल में दाएं ओर बैठी है। शिया इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू माला। विवेक सुमित के बाएं तरफ बैठा है। विवेक इज सिटिंग लेफ्ट टू सुमित। काव्यांश अयांश के दाएं तरफ बैठा है। काव्यांश इज सिटिंग राइट टू अयांश। रमा उमा के बगल में बाएं ओर बैठी है। रमा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू उमा। बात करेंगे अपोजिट और अगेंस्ट की। अपोजिट का मतलब होता है के सामने या विपरीत। अपोजिट के दो यूजेस होते हैं। जब कोई जगह या पर्सन दूसरी जगह या पर्सन के ठीक सामने हो तब अपोजिट का यूज होता है। जैसे मेरे घर के सामने, अपोजिट माय होम। और जब बात सोच, आइडिया या काम के यानी कि किसी चीज के उल्टे होने की हो तब भी अपोजिट का यूज होता है। यानी कि इस केस में हम अपोजिट टू या अपोजिट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे इसके विपरीत, अपोजिट टू इट या फिर अपोजिट ऑफ इट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध। अगेंस्ट का यूज तब होता है जब कोई किसी का सपोर्ट ना करे या उसके विरोध में हो, और तब भी होता है जब कोई किसी को किसी के खिलाफ भड़काता है या खड़ा करता है। जैसे उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम। अमन के विरुद्ध, अगेंस्ट अमन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट के। मेरा घर बैंक के सामने है। माई हाउस इज अपोजिट द बैंक। स्कूल पार्क के सामने है। द स्कूल इज अपोजिट द पार्क। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगी। यू विल सिट अपोजिट टू मी। उसकी सोच मेरी सोच से विपरीत है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट टू माइन। उसने वही किया जो मैंने मना किया था। ही डिड द अपोजिट ऑफ वॉट आई सेड। अगेंस्ट के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो मेरे खिलाफ बात कर रहा है। ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट मी। सब लोग उस फैसले के खिलाफ हैं। एवरीवन इज अगेंस्ट दैट डिसीजन। क्या तुम मेरे विरुद्ध हो? आर यू अगेंस्ट मी? वो लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ही इज प्रोवोकिंग पीपल अगेंस्ट मी। उसने बच्चों को टीचर के खिलाफ कर दिया। He turned the children against the teacher. नेक्स्ट है बियॉन्ड और अक्रॉस। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार या के आगे, और अक्रॉस का भी मीनिंग होता है के पार। सबसे पहले हम बात करेंगे बियॉन्ड की। बियॉन्ड के दो यूजेस होते हैं। पहला यूज होता है के पार, जो दिख ना रहा हो, यानी कि जब कोई चीज किसी जगह के उस पार हो लेकिन हमें दिखाई ना दे। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है। मंदिर हमें दिख नहीं रहा है लेकिन हमें पता है कि वहां मंदिर मौजूद है। इस केस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। दूसरा यूज होता है के पार, जब कोई चीज ऐसी हो जिसे हम छू या देख नहीं सकते। जैसे जिंदगी के आगे कुछ नहीं है, तो जिंदगी को हम छू या देख नहीं सकते, तो इस केस में भी हम बियॉन्ड का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। इस पार्क के उस पार एक स्कूल है। देयर इज अ स्कूल बियॉन्ड दिस पार्क। पेड़ के उस पार एक घर है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। देयर इज अ हाउस बियॉन्ड द ट्री। नदी के उस पार एक ब्रिज है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। देयर इज अ ब्रिज बियॉन्ड द रिवर। जिंदगी के परे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। सपनों के परे भी कुछ हो सकता है। देयर कैन बी समथिंग बियॉन्ड ड्रीम्स। प्यार के परे भी कुछ होता है। देयर इज समथिंग बियॉन्ड लव। अब बात करते हैं अक्रॉस की। अक्रॉस का मतलब होता है किसी वस्तु या स्थान के पार, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक जब हम किसी चीज को पार करते हैं या कोई जगह उसके सामने होती है तब अक्रॉस का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं नदी के पार जा रहा हूं। आई एम गोइंग अक्रॉस द रिवर।
दुकान स्कूल के उस पार है। द शॉप इज अक्रॉस द स्कूल। दुकानदार सड़क के पार खड़ा है। द शॉपकीपर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। यानी कि जब कोई पर्सन या चीज किसी जगह के दूसरे साइड पर पोजीशन में हो तब भी अक्रॉस का यूज होता है। अक्रॉस में मूवमेंट और पोजीशन अलग अलग बताने की जरूरत नहीं होती, दोनों में ही मीनिंग सेम रहता है, एक साइड से दूसरे साइड। नेक्स्ट है अलोंग और अलोंग साइड। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। जब हम किसी रोड, रिवर, स्ट्रीट या पाथ की बात करते हैं, यानी जब कोई चीज किसी जगह की पूरी लेंथ के साथ हो या चल रही हो, तब हम अलोंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, नदी के साथ साथ एक रोड है। यहाँ रोड नदी के साथ साथ चल रहा है। रोड और नदी पैरेलल है, इसलिए यहाँ अलोंग द रिवर यूज होगा। तो देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर। सड़क के साथ साथ पेड़ लगे हुए हैं। इसका मतलब है पेड़ सड़क के एक दो जगह नहीं बल्कि पूरी सड़क के साथ साथ लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ अलोंग द रोड आएगा। देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। गली के साथ साथ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ भी शॉप्स गली के पूरे स्ट्रेच के साथ बनी हुई है, इसीलिए हम अलोंग द स्ट्रीट यूज करेंगे। देयर आर शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट। अब यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, अलोंग के और भी मीनिंग्स और यूजेस होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम अलोंग का यूज सिर्फ प्रेपोजिशन के केस में यानी प्लेस के साथ ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अलोंग साइड की। अलोंग साइड का मतलब होता है बिल्कुल किनारे, साइड में साथ साथ। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल पास, बगल में या साइड बाय साइड हो, तब हम अलोंग साइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। यहाँ ट्रक रोड के बिल्कुल पास किनारे खड़ा है, रोड के साथ साथ चल नहीं रहा, सिर्फ साइड में है, इसलिए यहाँ अलोंग साइड द रोड यूज करेंगे। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल में है। इसका मतलब है ऑफिस गली के बिल्कुल साइड में बना हुआ है, इसी वजह से हम अलोंग साइड का यूज करेंगे। माई ऑफिस इज अलोंग साइड द स्ट्रीट। नदी के किनारे घर बने हुए हैं। यहाँ घर नदी के बिल्कुल किनारे बने हुए हैं, इसलिए हम अलोंग साइड द रिवर बोलते हैं। हाउसेज आर बिल्ट अलोंग साइड द रिवर। याद रखिए, अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ चलना और अलोंग साइड का मतलब होता है बिल्कुल किनारे या बगल में होना। और लास्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का यूज तब होता है जब हम किसी काम, घटना या टाइम पीरियड के बीच होने वाली बात करते हैं, यानी कोई काम पूरे टाइम के अंदर ही होता है, उससे पहले या बाद नहीं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं मीटिंग के दौरान फोन यूज नहीं करता। आई डू नॉट यूज माई फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। वो एग्जाम के दौरान बहुत नर्वस था। ही वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम। उसने ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा। ही लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। बच्चे खेल के दौरान खुश रहते हैं। चिल्ड्रन रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द गेम। और जब हम किसी विजिट, टूर, फंक्शन या इवेंट के बीच की बात करते हैं, तब भी ड्यूरिंग का यूज होता है। जैसे वो दिल्ली विजिट के दौरान हमसे मिला। He met us during the Delhi visit. ठीक है, तो जब किसी काम या टाइम के बीच होने वाली बात हो तब ड्यूरिंग का यूज होता है। हम बात करेंगे आउट ऑफ की। आउट ऑफ का हम इंग्लिश में दो केसेस में यूज करते हैं। पहला है बाहर निकलना या जगह छोड़ना, जैसे कि मैं अपने घर से बाहर निकल रही हूँ। और दूसरा है इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, जैसे कि मेरे 10 में से 5 नंबर आए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल रहे हैं। स्टूडेंट्स आर गेटिंग आउट ऑफ देयर क्लास। वह इंडिया से बाहर जा चुकी है। शी हैज गोन आउट ऑफ इंडिया। रानी के 20 में से 10 नंबर आए। रानी स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 20।
यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ 4 में से केवल एक ही भाई है। Here is only one brother out of 4. 5 में से 2 के पास खाना था। 2 out of 5 had food. नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से और के द्वारा। इसे भी हम इंग्लिश में 2 केसेस में यूज करते हैं। पहला है किसी चीज के आर पार देखना, जैसे मैं खिड़की से तुम्हें देख रही हूँ। और दूसरा है किसी चीज से गुजरना, जैसे मैं एक गली से गुजर रही थी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने उसे खिड़की से देखा। I saw her through the window. वह इस छेद से मुझे देख सकती है। She can see me through this hole. सीता एक गली से गुजर रही थी। सीता was passing through a street. सिपाही सुरंग से गए। The soldiers went through a tunnel. बच्चे खिड़की से झांक रहे हैं। Children are peeping through the window. पानी इस पाइप से गुजर रहा है। Water is flowing through this pipe. नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा, पूरा या हर जगह। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने सारा दिन काम किया। He worked throughout the day. खबर पूरे शहर में फैल गई। The news spread throughout the city. पार्क में हर जगह पेड़ है। There are trees throughout the park. और थ्रू आउट को हम इस केस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि जिंदगी भर, दिन भर, रात भर। जैसे मैं मम्मी पापा की जिंदगी भर देखभाल करूंगी, या मैं दिन भर पढ़ाई करूंगी, या मैं रात भर पढ़ाई करूंगी। तो इस तरीके से भी अगर कोई सेंटेंस आता है तो उस केस में भी हम थ्रू आउट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड को हम इंग्लिश में 3 केसेस में यूज करते हैं। पहला चारों ओर, दूसरा आसपास और तीसरा लगभग। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरे घर के आसपास कई दुकानें हैं। There are many shops around my house. बच्चे शिक्षक के चारों ओर बैठे हैं। The children are sitting around the teacher. हम लगभग 5 बजे मिलेंगे। We will meet around 5 p.m. एंड लास्ट है विया। विया का मतलब होता है से या के रास्ते। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने फाइल ईमेल से भेजी, यानी कि ईमेल के जरिए भेजी। He sent the file via email. हम दिल्ली के रास्ते जयपुर गए, यानी कि हम दिल्ली से होते हुए जयपुर गए। We went to Jaipur via Delhi. खबर टीवी से आई, यानी कि टीवी के जरिए आई। द न्यूज केम विया टीवी, यानी कि हम किसी चीज के जरिए कोई चीज भेजते हैं, या फिर हम किसी जगह से होते हुए उस रास्ते से कहीं जाते हैं, तो उस केस में हम विया का यूज करते हैं। चलो हम बात करते हैं अप टू की। अप टू का बेसिक मीनिंग होता है तक, लेकिन इंग्लिश में इसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। पहला है डिस्टेंस, प्लेस एंड टाइम के साथ। यहाँ अप टू का मतलब है तक। जब हम किसी जगह, डिस्टेंस या टाइम की लिमिट बताते हैं, तब हम अप टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने 5 किलोमीटर तक दौड़ा। देखिए लिमिट बता दी है 5 किलोमीटर तक। He ran up to 5 किलोमीटर। हम पार्क तक गए। देखिए लिमिट बता दी है पार्क तक। We walked up to the park. दुकान 9 बजे तक खुली रहती है। लिमिट बता दी है कि 9 बजे तक खुली रहती है। The shop is open up to 9 p.m. यहाँ up to का मतलब होता है तक या लिमिट तक। दूसरा है चॉइस और रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यहाँ अप टू का मतलब होता है पर निर्भर। जब हम डिसीजन या चॉइस किसी पर छोड़ देते हैं, तब भी हम अप टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यह तुम पर निर्भर है। इट्स अप टू यू। फैसला उसी को करना है। इट्स अप टू हर टू डिसाइड। यहाँ अप टू का मतलब है किसी की चॉइस या जिम्मेदारी।
तीसरा यूज है एबिलिटी और स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ अप टू का मतलब होता है के लायक या जितना हो सके। जब हम किसी की कैपेबिलिटी या रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड की बात करते हैं तब भी हम अप टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वो इस काम के लायक नहीं है। ही इज नॉट अप टू द जॉब। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो या क्या तुम इस काम के लायक हो? आर यू अप टू द टास्क? यहाँ अप टू का मतलब है के लायक या स्टैंडर्ड तक। तो अप टू का बेसिक सेंस होता है लिमिट तक, चाहे वो जगह हो, टाइम हो, डिसीजन हो या एबिलिटी। अब बात करते हैं टिल और अनटिल की। इन दोनों का मीनिंग होता है तक और हम इनका यूज समय के साथ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम कब तक चलेगा। टिल और अनटिल का मीनिंग और यूज सेम होता है। टिल ज्यादा कॉमन है स्पोकन इंग्लिश में और अनटिल थोड़ा फॉर्मल। एग्जाम्पल्स देखिए, 5 बजे तक यहीं रुको। वेट हियर टिल 5 o'clock। दुकान 9 बजे तक खुली है। द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM। मैं मंडे तक यहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर टिल या अंटिल मंडे। दोनों इंटरचेंजेबल है, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इंग्लिश प्रेपोजिशंस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अब आप प्रेपोजिशंस को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। अब डेली स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर दोनों इंप्रूव होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही ग्रामर बेस्ड इंग्लिश वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश ग्रामर से डरते हैं। कमेंट करके बताइए क्या ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ग्रामर लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश विद इंग्लिश दूध दुनिया। थैंक यू।